So let's start the session. We have very less time. I'll be talking about some really new concepts जो अभी तक आज तक किसी ने aware नहीं है या सुना नहीं होगा. And it is about aura sciences, and you will be wondering how aura sciences and architecture are related. ये कैसा combination है? To start with, quote from भगवत गीता, लॉर्ड कृष्णा ने कहा है वहाँ पे कि energies के बारे में, whatever we'll be thinking here, it will be about energies. तो हमारे ऑरा और एनर्जीज किस तरह इम्पैक्ट करती हैं हमारे आर्किटेक्चर में, हमारी प्लानिंग में, हमारे इंटीरियर्स में, वो सब इस टॉपिक में मैं कवर करने वाला हूँ आज. सो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. कैन यू सी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर देयर? एक सेल स्ट्रक्चर है. सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वाइब्रेट करते हैं. तो आपका 99% ऑफ जो स्ट्रक्चर है किसी भी सेल का वो एम्प्टी स्पेस होती है. जो मैटर हम देख रहे हैं वो मैटर इन्हीं सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रिक सर्किट और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मैग्नेटिक कॉम्बिनेशन के साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है जिसे हम ऑरा कहते हैं. ह्यूमंस का जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है, थोड़ी सी साइंस में बेसिक में ले रहा हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ह्यूमंस की जो विजिबल स्पेक्ट्रम है हमारे देखने का विबग्योर का 380 nm टू 750 nm वेवलेंथ्स में है, जिसके हम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हम और हमारा फील्ड है. अब इसके बियॉन्ड भी जो वेव्स हैं वो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, ये सब हमारे ह्यूमंस के विजिबल स्पेक्ट्रम से बाहर हैं. और इसी को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम ऑरा साइंसेस में लेके जाते हैं कि व्हाट इज द पार्ट. आई वुड लाइक टू शो यू अ वीडियो है. तेजी से बदलाव आ रहा है, तेजी से बदलाव आ रहा है. आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे मालूम नहीं है. एक बहुत बड़ा साइंस जो कि हम सदियों पहले जिसके विषय में जानकारी बताई जाती थी हमारे पूर्वजों को, वो आज मेडिकल साइंस में जगह बना रहा है. पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों की तस्वीर होती थी, उसके ऊपर एक ऑरा हुआ करता था. कभी हमको लगता था शायद ऑरा अच्छी डिजाइनिंग के लिए शायद पेंट किया गया होगा, लेकिन आज विज्ञान स्वीकार करने लगा है कि ऑरा मेडिकल साइंस के लिए सबसे बड़ा इनपुट बन सकता है. किलियन फोटोग्राफी शुरू हुई, जिसके कारण ऑरा की फोटोग्राफी शुरू हो गई. ऑरा की फोटोग्राफी से पता चलने लगा कि इस व्यक्ति के जीवन में ये डेफिशिएंसी है शरीर में, वो 25 साल के बाद ये बीमारी आ सकती है, 30 साल के बाद ये बीमारी. ऑरा साइंस बहुत बड़ी मात्रा में डेवलप हो रहा है. आज के हमारे मेडिकल साइंस के साथ जुड़ा हुआ ऑरा साइंस नहीं है. फुल प्रूफ भले ही नहीं होगा, लेकिन कोई एक वर्ग है दुनिया में, विदेशों में, कि जो लोग इसी पर बहुत बड़ा काम कर रहा है. अगर ये ऑरा साइंस स्वीकृति हो गई तो शायद मेडिकल साइंस की पूरी टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी. एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की संभावना पड़ी है. Sir, this was our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and he is talking about a subject. It means it holds a relevance. आपको पता है कि जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया आर द ओनली टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ पे जियो साइंसेस की रेक्टिफिकेशन करानी मैंडेटरी है किसी भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए. एंड वी आर ट्राइंग टू process the same thing in India as well. We are trying to contact the PMO office for this कि ये साइंसेस जो हैं इनको हमारे आर्किटेक्चर में यहाँ पे इंडिया में भी इसको रेगुलराइज किया जाए. In today's topic I'll be talking about two basic concepts, telluric energies and global energies. Telluric energies में I'll cover up the earth radiations part, वहाँ पे कौन कौन सी रेडिएशंस हैं जो हमारे स्ट्रक्चर में और हमारे आर्किटेक्चर में इम्पैक्ट डालती हैं. ग्लोबल एनर्जीज में आई टॉक अबाउट जो हमारी आर्किटेक्चर और इंटीरियर प्लानिंग जो हम एज एन आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर करते हैं, कहाँ क्या रूम्स बनाने हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ों के कलर्स कॉम्बिनेशन देने हैं, उनका एक ऑरा लेवल पे क्या इफेक्ट आता है, उसके बारे में बात करेंगे. WHO हैज़ डिफाइंड अ टर्म सिक बिल्डिंग सिंड्रोम. सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या होता है कि आप किसी बिल्डिंग में अगर आप जितना टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हो, वहाँ पे आप इलनेस और थकान और बीमारी फील करते हो. आपके जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी वर्क परफॉर्मेंस डाउन होती है, पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है. एंड दिस हैज़ बीन वेरी वेल डिफाइंड बाय WHO. जिस तरह हम इंसान बीमार होते हैं उसी तरह हमारी बिल्डिंग्स भी बीमार होती हैं.
जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में अगर किसी ने सुना हो तो मैं अभी बताता हूँ आपको, बिकॉज इट्स ये टर्म अभी सबको इतनी अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों के बारे में। जियो एक इज अ जियोपैथिक स्ट्रेस लीड्स टू sick building syndrome. It is derived from two words, that is geo, that is a Greek word that means earth, and pathos is suffering. जो सफरिंग हमारे अर्थ से आ रही है उसको हम जियोपैथिक स्ट्रेस के रूप में जानते हैं। दिस इज अ रिपोर्ट बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फ्रॉम इंडिया। उन्होंने 2014 में एक रिसर्च की थी और उस चैप्टर F4 के एक्सट्रैक्ट में उन्होंने जियोपैथिक स्ट्रेस को क्लियरली डिफाइन किया है। इट इज़ नॉट समथिंग न्यू आई एम टेलिंग यू, इट हैज़ ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड इन द गवर्नमेंट बुक्स। जहाँ पे उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बिल्ट अप स्पेसेस में किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए उसके बारे में। दे आर टॉकिंग अबाउट जियोपैथिक स्ट्रेस इन दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर। देयर इज हमारे अर्थ धरती के नीचे पानी है, एवरीबडी नोज अबाउट इट, एंड देयर आर मिनरल डिपॉजिट्स। जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स की जब फ्रिक्शन होती है उन दोनों के साथ तो वहाँ पे एक एंटी स्पायरल मूवमेंट में रेडिएशंस एमिनेट करती हैं ऊपर, उनको हम जियोपैथिक स्ट्रेस के रूप में जानते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स? रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट, फीलिंग रन डाउन एंड एग्जॉस्टेड, थकान महसूस करते हैं, डिप्रेशन, नर्वसनेस, वेरिएशंस इन बीपी एंड हार्ट रेट, इंसोम्निया, रेस्टलेस स्लीप, हेडेक्स एंड इवन कैंसर्स इन सम केसेस। कि आप जितना टाइम उस बिल्डिंग में बिता रहे हो, अगर वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइंस हैं या इंफ्रारेड और रेडिएशंस की अगर वहाँ पे एनर्जीज हैं तो वो आपको ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ पे फील होंगी। डलविच हेल्थ सोसाइटी यूएसए में उन्होंने 25,000 लोगों के ऊपर एक रिसर्च की थी एंड व्हाट दे फाउंड दैट स्टैट्स आर रियली अलार्मिंग। 95% of the people who got cancer, they were sleeping on geopathic stress zones. So this is a very big figure. There is no awareness right now कि आज की डेट में कैंसर जितना ज़्यादा फैल रहा है उसका रीज़न आपका लाइफस्टाइल नहीं है। दैट इज़ वन पार्ट, बट द मेजर रीज़न इज़ कि आप जिस घर में रह रहे हैं या जिस प्रेमाइसिस में आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पे आप उन रेडिएशंस के इम्पैक्ट में हैं। 95% of the children who are hyperactive, those who have learning disabilities and are difficult to control, वो लोग भी जियोपैथिक स्ट्रेस जोन्स में रहते हुए पाए गए हैं, जहाँ पे बेबीज नहीं हो रहे और मिस कैरेजेस हो रही हैं। वहाँ पे भी 80% ऑफ द केसेस में जियोपैथिक स्ट्रेस वाज रिस्पॉन्सिबल। एंड दिस इज अ स्टडी ऑन अ ग्रुप ऑफ 25,000 पीपल। इट्स नॉट अ स्मॉल सैम्पल साइज, इट्स अ वेरी बिग सैम्पल साइज। कॉट डेथ्स, सच अ सीरियस इशू। हॉस्पिटल्स में जब भी कोई एक बच्चा नया पैदा होता है, नॉर्मली क्या होता है कि घरों में हमारे बेड्स के ऊपर अगर जियो स्ट्रेस लाइंस हैं, द चिल्ड्रन आर सो सेंसिटिव, दे कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम दोज लाइंस। लेकिन कॉट जहाँ पे हॉस्पिटल्स में कहीं पे जब एक नया बच्चा पैदा होता है हम उसको एक कॉट में डाल देते हैं, वहाँ पे उसको शिफ्ट होने के या मूव होने के लिए प्लेस नहीं होती। ओवर अ टाइम, नाइट टाइम में जब देखा गया है कि सुबह तक जाते जाते कई बच्चों की उसमें डेथ्स हो जाती हैं, बिकॉज द रेडिएशन का इम्पैक्ट और उनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वो किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। एलर्जीज टू फूड्स एंड ड्रिंक्स, वो भी इसका एक रीज़न है, जियोपैथिक स्ट्रेस के कारण हो रही हैं। दीज आर द स्टडीज कैरिड आउट अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें आप देखेंगे, कैन यू सी सम लाइन्स क्रॉसिंग? These lines are radiation lines. What is happening here? बॉडी के जिस ऑर्गन के ऊपर ये लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट हो जाता है, इसको हम नोडल कहते हैं। वहाँ पे रेडिएशंस का इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ इन द मिडिल स्लाइड आई से यू 27-year-old man after 9 months in this bed was admitted to a mental hospital. कैन यू सी वो लाइंस उसके सीधा हेड के ऊपर से क्रॉस हो रही हैं। इसी तरह एक अलग अलग केसेस हैं जिस बॉडी पार्ट में वो कोई कैंसर भी अगर डेवलप हुआ है वो बिकॉज ऑफ दीज रेडिएशन लाइंस के कारण हो रहा है। व्हाट आर द अदर रीजंस? इसमें और क्या क्या पाया जाता है? घरों में हमने देख लिया, जैसे बेड्स हैं, बेड्स के नीचे से अगर रेडिएशन लाइंस जा रही हैं तो वो डिजीजेस क्रिएट कर रही हैं। वेजिटेशन में स्टंटेड ग्रोथ होगी, आपके एग्रीकल्चर में फील्ड्स में जहाँ जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइंस होंगी वहाँ पे ग्रोथ कम होती है। ट्रीज में आप कई बार ऑब्जर्व करोगे बहुत सारे, जैसे ह्यूमंस में कैंसर
इरप्ट होता है। ट्रीज में भी कई ऐसे कैंसर आपके ट्रंक्स पे आए होते हैं। और एक्सीडेंट प्रोन जोन्स, एक्सीडेंट्स वहाँ पे होते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं जो जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस के नोडल्स होते हैं, जहाँ पे दो लाइट्स क्रॉस करती हैं। दिस वॉज द टेल्यूरिक पार्ट की जहाँ पे हम अर्थ एनर्जीज के बारे में बात कर रहे थे कि वेन एवर वी आर कंस्ट्रक्टिंग एनीथिंग कि वहाँ की अर्थ रेडिएशंस का क्या इम्पैक्ट है। एंड दिस वॉज रेगुलराइज्ड इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया कि आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर करनी है तो यू हैव टू गेट अ सर्टिफिकेशन ऑफ जियोपैथिक न्यूट्रलाइजेशन। Next part is your global energies. That is what we talk about architectural planning and interior planning. Elements, shapes, colors, patterns, designs. आप जो डिज़ाइंस कर रहे हैं वो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ के साथ कि इसमें हमारे एनर्जी सेंट्रिक एनालिसिस करने में वो क्या क्या रिजल्ट्स देते हैं। आर्किटेक्चर, डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डिग्रीज वाइल प्लानिंग लेआउट्स? मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट्स एंड और इंटीरियर डिज़ाइनर्स जब हम प्लान्स अपने बनाते हैं, डिग्रीज के साथ हम कितनी अलाइनमेंट उसको चेक करते हैं। आपको पता है कि एक अगर शिप अगर अफ्रीका से चले बॉम्बे के लिए और 1 डिग्री का भी डिफरेंस आ जाए तो 1 डिग्री के साथ वो बॉम्बे की जगह गोवा पहुंच जाएगी। सो दिस इज सच अ प्रिसाइज साइंस कि जब आप डिग्री सेंट्रिक एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे एक एक चीज़ आपकी प्रॉपर एनालिसिस में आती है, फिट होती है कि आप क्या क्या डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके साथ क्या क्या रिजल्ट्स क्लाइंट को आएंगे। दिस इज़ व्हाट आई टॉक अबाउट। यहाँ पे आप एक सर्कल देख रहे हैं। दिस इज़ अ डिस्क, अ बेसिक डिस्क वन, जिसमें हम 8 जोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो अगर एक प्लॉट है, उस प्लॉट में आप कोई भी एंट्रीज या उसकी अलाइनमेंट अगर हम डिग्रीज के हिसाब से करेंगे तो जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम 337 डिग्रीज टू 22 डिग्रीज अराउंड दिस जोन, इतने डिग्री में जो भी इम्पैक्ट होगा उसके डिज़ाइन में वो उस इंसान के करियर और लाइफ पाथ को इम्पैक्ट करेगा। आप वहाँ पे क्या क्या डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वो उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में उसके वो रिजल्ट्स आएंगे। सिमिलरली साउथ में अगर जाएंगे तो वहाँ पे रेपुटेशन एंड फेम। अगेन इफ़ यू गो टुवर्ड साउथ ईस्ट, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी अबंडेंस। ईस्ट में अगर जो भी आपकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उस ईस्ट के में आप उस बंदे क्या वॉट एवर इज़ द कम्युनिटी में उनकी क्या अपब्रिंगिंग है, किन लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शंस हो रही हैं। वेस्ट में आपके प्रॉफिट्स आ जाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी आ जाती है। दिस इज़ द बेसिक लेआउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड यू कैन सी कि इधर इन वन और 2 डिग्रीज राइट और लेफ्ट वाइल प्लानिंग वो कौन कौन से जोन को इम्पैक्ट पहुंचाएगी। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ एंट्रीज के बारे में। द डोर्स, 70% of a result your client will be facing in his life, it depends upon the door where you are opening the door as per the degrees. 11.25 डिग्रीज में अगर मैं 360 डिग्रीज को डिवाइड करूं तो 32 पॉसिबल एंट्रीज बनती हैं हमारे पास। अब आप उसके इफेक्ट्स देखिए। कैन यू सी द नंबर 1 इन शिखी? It is written loss due to fire and accident. मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड प्रेमाइसेस जहाँ पे आपने कभी फायर होती देखी है, उनके डोर्स उनके आर्किटेक्चरल प्लान में नॉर्थ ईस्ट में होंगे एट द डिग्रीज ऑफ शिकी। सिमिलरली आप पूरे इम्पैक्ट्स इसमें देख सकते हैं कि, और ये इम्पैक्ट हर तरह से आता है। एंट्री ऑफ द प्लॉट, entry of the plot will give an impact on the whole family. Entry of the master entry of the home, and उसके बाद अगर हम उसको और प्रिसाइज करते जाएंगे, एंट्री ऑफ द रूम इटसेल्फ। आप अपने क्लाइंट में कौन से रूम की कहाँ से एंट्री खोल रहे हो, किस डिग्रीज पे वो एंट्री खोल रहे हो, उस रूम के ऑक्यूपेंट को अपनी लाइफ में ये रिजल्ट्स फेस होंगे। So if you are opening an entry in N3, N4 and N5, for example in North, which are the energy fields of Mukhya, Bhalat and Soma,
तो वहाँ पे आप उसको हैप्पीनेस दे दोगे, लॉट्स ऑफ मनी आएगा, ग्रोथ आएगी, ग्रोथ ऑफ मेल चाइल्ड आएंगी, प्रोग्रेस, फाइनेंशियल गेन्स, अबंडेंस। उसी तरह अगर आप यहाँ पे साउथ में, साउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू, अगर आप ऑब्जर्व करें वर्ल्ड ओवर जितने भी अमीर और वेल एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, उन लोगों के घरों की एंट्रीज इधर साउथ में होती हैं या वेस्ट में होती हैं, साउथ फेसिंग प्लॉट्स एंड वेस्ट फेसिंग प्लॉट्स। और देयर इज अ मिथ, कितनी बड़ी मिथ है कि साउथ फेसिंग प्लॉट अच्छा नहीं होता। The only thing is we have to plan it very wisely कि there is a very small margin, 11.25 डिग्रीज के अगर दो डोर्स हमारे पास वहां पे आ रहे हैं, तो उसमें हम कहाँ पे उसको अपने डोर को प्लेस करें। 70% ऑफ द रिजल्ट, 70%, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। आपकी आर्किटेक्चरल प्लानिंग क्या है, आपके लेआउट्स क्या हैं, आपके एलिमेंटल बैलेंसिंग क्या है, बिकॉज इट इज द माउथ। आप एक आदमी क्या खा रहा है, तो 70% ऑफ द रिजल्ट इन एवरीबॉडीज लाइफ वो आपकी सिर्फ एंट्रीज ही दे देती है। बैलेंसिंग द 5 एलिमेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर प्लानिंग। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन नेचर। सब एक कुदरत है। जितना हम कुदरत के नियमों के हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे, उतना ही वो हमें प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ और हेल्थ देता है। जहाँ हम नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, वहाँ पे हमें वो प्रॉब्लम्स उस फील्ड के उस स्पेसिफिक जोन को लेके आनी शुरू हो जाएंगी, जहाँ पे हम इम्बैलेंसेस क्रिएट करते हैं। वी हैव टू क्रिएट द बैलेंस ऑफ एनर्जीज। एवरीथिंग इज एनर्जी। आपके ये ऑराज हैं, कोई जो एक, जिसको हम एनिमेट एंड इनएनिमेट कहते हैं। एनिमेट मीन्स जिसमें जान है, जिसमें सोल एंटर कर गई। इनएनिमेटर्स, ऑल योर स्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल स्ट्रक्चर बेसिकली। अब वो सेल स्ट्रक्चर की जो ऑरा फील्ड है, वो जहाँ जहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, वो उस चीज़ों को इम्पैक्ट करेगी। हेयर आई विल टॉक अबाउट एलिमेंट्स में। देखिए आप, दिस इज कॉल्ड द साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। So while planning your layouts in interiors and exteriors, you have to follow the cycle of creation and destructions. एक सिंपल सी बड़ी लैंग्वेज में इसको समझाऊंगा। यहाँ आप नीचे देख रहे हैं वाटर, ये इमेज टिल्ट हो गई है, वाटर शुड हैव कम ऑन टॉप। वाटर हम नॉर्थ जोन का एलिमेंट गिनते हैं। किसी भी वेजिटेशन को ग्रो होने के लिए सपोर्ट क्या करेगा? वाटर। पानी देंगे तो वेजिटेशन ग्रो होगी। सो वाटर के बाद वुड, तो वुड के बाद अब फायर को सपोर्ट क्या करेगा? वुड अगेन। अगर हमने आग को जलाना है तो हमें लकड़ी को जलाना पड़ेगा। जब फायर हो गई, फायर के बाद जो राख बच जाती है, तो फायर इज क्रिएटिंग अर्थ। अर्थ के बाद हमारे पास नीचे आता है वेस्ट में मेटल, दैट इज अ स्पेस एलिमेंट। सो दिस इज अ साइकिल ऑफ क्रिएशन। नाउ व्हाट इज अ साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन? फायर को क्या बुझाता है? पानी। और अगर हमने किसी वुड को काटना हो तो किससे काटेंगे उसको? मेटल के साथ, एक्स के साथ। तो वो जोन्स के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा जोन कौन से एलिमेंट को सपोर्ट करता है। तो उस हिसाब से वहाँ पे वो एलिमेंट, अगर कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट लगाना है कि डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट लगाना है, वो उसकी एनर्जी बैलेंसिंग क्रिएट करता है। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आर द शेप्स, पैटर्न्स एंड कलर्स you should take care while planning your interiors. And everything, बेसिक्स क्या आएगा? बेसिक हमेशा डिग्रीज ही आएंगी। जब तक आपको उस प्लॉट की डिग्रीज लेनी नहीं आती, आप इन चीज़ों को प्लान ही नहीं कर पाओगे। आप अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। अब अगर नॉर्थ की बात करें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ में वी ऑलवेज गो फॉर वेवी पैटर्न्स। So if as an interior designer you are designing any room in north of that house, वहाँ पे pentagonal shapes आप use कर सकते हैं, वहाँ पे आप wavy patterns use कर सकते हैं। You can use the colors as defined here, sky blue, sea green, tones of blue,
जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे टुवर्ड्स ईस्ट, सी दीज आर द 16 जोन्स वी आर टॉकिंग अबाउट। पहले मैंने 8 जोन्स के बारे में बात की थी, मैं उसको और सटलर लेवल पे लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे। 8 जोन्स के बाद नाउ वी आर कमिंग अप टू 16 जोन्स। इसको और प्रिसाइज अगर करते जाएं, नॉर्थ के बाद बेसिकली नॉर्थ ईस्ट होता है, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में हम अब एक और पैटर्न लेके आ गए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, और उसको और प्रिसाइज कर। इन सब जोन्स का एक अपना अपना मतलब है, इसकी डिटेलिंग में हम जाएंगे। नाउ अगर आप साउथ में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं किसी क्लाइंट की, तो वहाँ पे आप ट्रायंगल शेप्स ले सकते हैं, आप ऑक्टागोनल शेप्स ले सकते हैं, आप कलर्स ऑफ फायर लीजिए उसमें, पर्पल्स, रेड, पिंक। When you're going towards southwest area, southwest zone of that house, of the design, you can go for circular patterns and square patterns. If you're going towards west zone, वहाँ पे आपको circular and square patterns लेने हैं, लेकिन वो color towards the off white आ जाएंगे। अब इसको मैं और precise details में जा सकता हूँ। When we are planning a layout, उस layout को we are planning on a 45 energy fields basis also। 45 एनर्जी फील्ड्स में जो व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ लेआउट, तो उसमें अलग अलग मेरे पास 45 एनर्जी फील्ड्स के कलर्स आ गए, उनके एट्रीब्यूट्स आ गए, वो क्या क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। वो एक प्रॉपर स्टडी का पार्ट है जो हमने ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस के साथ सीखी है। कैन यू सी द इवन द डिजीजेस मेंशन्ड हियर, कि आप स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम अगर लाइफ में कोई डिजीज आ रही है किसी घर में, तो उसका हम एक जोन तक डिफाइन कर सकते हैं। आई कैन स्कैन द होम एंड चेक विच एलिमेंट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन विच एरिया, और अगर हम उस जोन को ट्रीट कर देते हैं, वहाँ जाके उसकी एनर्जीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो वहाँ जाके वो सब प्रॉब्लम्स भी रिमूव होनी शुरू हो जाती है। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे किए हैं जहाँ पे सिर्फ कुछ आर्टिकल्स ही रिमूव कराने से कई डिजीजेस को हम ट्रीट कर लेते हैं, बिकॉज ये एनर्जीज आर वेरी सटल। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए एक बहुत एलिमेंट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, और इसको डिज़ाइन एलिमेंट में आपने जब एज अ कंसल्टेंट टू आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स, वो बहुत डिटेल्ड में वर्किंग होती है। आई शो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग है। कैन यू सी सम डॉट्स हियर? ये डॉट्स हमारे आर्किटेक्चरल प्लान के डॉट्स हैं। इनको हम मर्मा पॉइंट्स कहते हैं, या इनको हम वेरी वेरी सेंसिटिव एनर्जी पॉइंट्स कहते हैं। वाइल प्लानिंग आवर लेआउट्स, अगर हम इन डॉट्स के ऊपर कोई वॉल्स आ जाती हैं, कोई हैवी फर्नीचर आ जाता है, तो वहाँ पे उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं क्लाइंट के। दिस इज सच ए सीरियस इशू। आप इवन डॉक्टर्स आर अमेज्ड। स्पाइनल कॉर्ड में जो आप डिटेलिंग आप देख रहे हो यहाँ पे T1, T2, T3, जो डॉक्टर्स, अगर आप किसी हड्डियों के डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपको कह रहा है कि स्पाइनल डिस्क में ये प्रॉब्लम आ गई है, वी कैन इवन लोकेट दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑन एन आर्किटेक्चरल प्लान। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल साइंस। और ये चीज़ें हमारे आर्किटेक्चरल प्लान में जब भी हम एक कंसल्टेंट की तरह बैठते हैं, तो पूरा डिज़ाइन एलिमेंट इसके बाद डिस्कशंस करके इन चीज़ों को अवॉइड कराते हैं।